स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। करौली में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। करौली शहर दोबारा पटरी पर लौट रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत था कर्फ्यू में दिया जाने वाला ढील। अब जो दूसरा सबसे बड़ा सबूत सामने आ रहा है वो यह है कि करौली में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। 10 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा से। धर्मेंद्र, शुभ संकेत है करौली वापस अपनी रौनक की तरफ लौटते हुए। जी स्वप्निल, बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपका कहना सही है, ये शुभ संकेत है क्योंकि 2 तारीख रात 12 बजे यहाँ इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। वो आज शाम 4 बजे से एक बार फिर से बहाल की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद होने से जो शिक्षण ऑनलाइन शिक्षण करने वाले छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा और विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने वाले छात्र हैं, उनको काफी परेशानी हो रही थी। इसके साथ सरकारी योजनाओं से जुड़ने वाले काफी लोग हैं, वो भी प्रभावित हो रहे थे। और जो ई मित्र सेवा है वो प्रभावित हो रही थी, जिससे आमजन का कामकाज काफी प्रभावित हो रहा था। इंटरनेट सेवा बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही आज चूंकि कर्फ्यू में भी 8 घंटे की ढील दी गई थी, तो इससे भी लोगों ने काफी राहत की सांस ली। और निश्चित तौर से जल्दी उम्मीद है कि कर्फ्यू खत्म होगा और लोगों की एक बार फिर से दिनचर्या पुराने ढर्रे पर लौटेगी। कुछ अंदेशे अभी भी हैं क्या उनके मद्देनजर साइबर सेल को प्रोएक्टिव होने के लिए कहा गया है? देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर से जिस तरह से हालात रहे हैं और अभी जो घटनाक्रम हुआ उसकी जांच चल रही है, तो साइबर सेल को इसीलिए प्रोएक्टिव रखा गया। और अभी भी जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कई वीडियो सामने आए, उन वीडियोज की जांच की जा रही है। लगातार जो आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनसे उन वीडियो में जो आदमी है, लोग हैं, उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। इसके लिए ही ये सारे एहतियाती प्रबंध किए गए। जी स्वप्निल, बिल्कुल। अब ये जो इंटरनेट सेवा बहाल की गई है, क्या रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? जितना भी वक्त खुली हवा में आने के लिए लोगों को मिल रहा है उसको जोड़कर। जी देखिए, लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो लगने लगा है कि अब जो बहका साया है जो वो खत्म होने लगा है और फिर से लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए तैयार हैं। और ये लोगों ने खुशी जाहिर की है कि एक बार फिर से लोगों का जो डर था वो दूर होने लगा है और जिंदगी फिर से ढर्रे पर आने लगी है। जी सपने, ठीक है। अब जैसे जैसे ये छूट बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे करौली वापस अपने पुराने दिनों की ओर लौटेगी, वैसे वैसे प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी इस बात के मद्देनजर होगी कि कहीं छूट का या ढील का या वापस जो चीजें लौटाई जा रही हैं उनका बेजा इस्तेमाल ना हो। इस मद्देनजर क्या खास तैयारियां दिख रही हैं वहां पर? देखिए सुनील, निश्चित तौर से जिस तरह से इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद अफवाहों पर रोक लगे और जो अपराधी तत्व है वो अधिक सक्रिय नहीं हो। तो निश्चित तौर से जो प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती है। हालांकि पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस का कहना है कि 21 पॉइंटों पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही साइबर सेल सक्रिय है, जिससे अगर इस तरह की अफवाहें अगर फैलती हैं तो उन पर रोक लगाने के लिए भी और साथ ही जांच करने के लिए भी तैयारी की जा रही है। जी अब सीएलजी की भूमिका और बढ़ जाती है धर्मेंद्र? जी बिल्कुल। यहाँ जब यहाँ पे सीएलजी की बैठक हुई है, उन बैठकों में भी इस बात को लोगों ने बात उठाई थी कि जो दोनों और शहर के अन्य समुदाय के लोग हैं उनको मिलाकर मोहल्लेवार और जो है वार्ड वार कमेटियां बनाई जाए। साथ ही जो दोनों समुदाय के लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनकी मिलाकर भी शहर में कमेटियां बनाई जाए। और इसी को लेकर कल जो मंत्री जी हैं रमेश मीणा, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे कि दोनों समुदाय के लोगों को मिलाकर कमेटियां बनाई जाएंगी और ये बात तय की जाएगी कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, कहीं दंगा फसाद या किसी प्रकार का वातावरण खराब होता है, तो वो लोग जाएं, समझाइश करें और मामला शांत कराएं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। आप नजर बनाए रखें। करौली में स्थिति सुधर रही है, सियासत में सियासत बढ़ती जा रही है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से आज मुलाकात की और करौली हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अब भारतीय जनता पार्टी चुपचाप इस नादिरशाही को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। आज भी करौली के अंदर इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद और पूर्व सुनियोजित घटना रही, ये मैं नहीं कह रहा, वहां के एसएचओ ने कहा, हमें वहां के व्यापारियों ने कहा कि हम आपको जगह बता सकते हैं कि हमारी दुकान लूटने वाले कौन कौन हैं और हमारी दुकान से लूटा हुआ माल कहां हो सकता है। हमने वहां एसपी और वहां के आईजी को ये कहा कि आप इनसे नाम लें और जाकर एक बार देखें तो सही। कोई कार्रवाई नहीं। ये कार्रवाई सारी सिद्ध कर रही है कि वहां
अब न केवल लोग पलायन को मजबूर होंगे बल्कि वातावरण, करौली का वातावरण पूरे राजस्थान को दूषित करेगा। इसलिए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से मोटी मोटी बात कही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि करौली में लोगों का पलायन हुआ है। 195 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ढोली खार, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वो खाली कर दिया, पलायन कर गए। ये बात सही है, पलायन करने के बाद वो दूर करौली शहर में बस गए, लेकिन उनके जितने भी मकान थे, हवेली थी, दुकान थी, सब पर कब्जा हो चुका है। मीडिया वाले चाहे तो देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पर इस आगजनी की, लूटपाट की, दुकानों की घटना के बाद 7 लोग अभी 3 दिन पहले पलायन कर गए, जिसमें 2 लोग बाड़ी के थे। वो छोड़कर करौली को बाड़ी चले गए। करौली हिंसा को लेकर कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है और इसी के तहत धार्मिक आयोजनों पर धारा 144 लगाने की कार्रवाई की जा रही है। करौली पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पूरे राजस्थान में इस सरकार ने एक वर्ग को खुश करने के लिए, वोट बैंक के खातिर एक बहुसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित कर तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। हम सब उसके खिलाफ आज अर्धनग्न और नंगे पैर इस तपती दोपहरी में इस राजस्थान सरकार को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देकर बर्खास्तगी की मांग करने आए हैं। जिस प्रकार से श्री राम का नारा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक लगता है, तो निश्चित रूप से ये बात तय है कि इस पूरे राजस्थान के अंदर केवल ऐसा लगता है कि मुगलों और अंग्रेजों का राज चल रहा है। ऐसा लगता है राजस्थान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और इन सबके विरोध में कोटा के युवाओं ने, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसी सरकार को, ऐसी तुष्टीकरण की नीति वाली सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और इसी मांग को लेकर हम आज जिला कलेक्टर महोदय के पास अपनी बात करने आए। एक और बीजेपी करौली कांड पर हमलावर है। वहीं गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी को न देश से मतलब है न धर्म से, बीजेपी तो खुद प्रदेश की दुश्मन बनी हुई है। मतलब है ना धर्म से मतलब है, ना राम से मतलब है, ना सभ्यता और संस्कृति से मतलब है। बीजेपी तो खुद प्रदेश की दुश्मन हो रही है राजस्थान की। मैंने ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी देखी है जो राजस्थान का माहौल बिगाड़ना चाहती है। आप मुझे बताइए, राम जी की कृपा देखिए आप, रामनवमी को एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि सरकार अलर्ट मोड पे आ गई और लोग अलर्ट हो गए कि बीजेपी वालों से सावधान हो जाओ, दंगा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ दंगा होता है वहाँ मान लो झगड़ा हो गया हिंदू मुसलमानों में, तो दुकान का नुकसान, मकान का नुकसान और केसबाजी हिंदू मुसलमानों में आपस में हो जाती है, उसी मोहल्ले वालों में। बाद में उनमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी जिस रास्ते पर चल निकली है, थोड़े दिन कल रामनवमी की यात्राएं निकली, बीजेपी ने कोशिश कर ली, सब जगह मुसलमान फूल बरसा रहे थे, किसी हिंदू मुसलमान झगड़ा साफे बांध रहे थे, पूरे राजस्थान में शोभा यात्रा निकली। और बीजेपी का पाप देखो, बीजेपी के लोग पूरे राजस्थान में माहौल बना रहे थे, 144 लगा दी, राम जी की यात्रा रोक दी। राम जी हमारे हैं, बीजेपी के नहीं है। सीएम गहलोत का जो पचपदरा का दौरा है वो निरस्त हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पचपदरा नहीं जा रहे हैं, उनका दौरा निरस्त हुआ है। सीएम गहलोत अब वीसी के जरिए बैठक करेंगे। रिफाइनरी के कामकाज की प्रगति की समीक्षा अब भी होगी। हालांकि सीएम पचपदरा जाकर ये करने वाले थे, लेकिन अब वो पचपदरा नहीं जा रहे। दौरा निरस्त हुआ है, लेकिन काम को टाला नहीं गया है, काम वीसी के जरिए जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, दौरा जो है वो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन बैठक यथावत है। अब मुख्यमंत्री वीसी के जरिए ये समीक्षा बैठक लेंगे। पहले सीएम का वहां जाने का कार्यक्रम था जोधपुर के रास्ते, और वहां पर जाकर विजिट भी करनी थी, लेकिन अब वो विजिट नहीं हो पाई, केवल बैठक अब प्रस्तावित की गई है। तो कल वीसी के जरिए बैठक होगी और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से राज्य सरकार रिफाइनरी के कामकाज को प्राथमिकता से रख रही है और ये चाहती है कि रिफाइनरी का काम तय समय पर पूरा हो, जिससे प्रदेश को राजस्व भी अर्जित हो और लोगों को रोजगार भी यहाँ पर मिले। तो उसे लेकर ये समीक्षा बैठक जो है वो कल प्रस्तावित की गई है। पहले जो है वो दौरा प्रस्तावित कर दिया गया था। कल 10:15 बजे निकलना था मुख्यमंत्री को, यहाँ से पहले जोधपुर जाना था और उसके बाद वहां से पचपदरा जाना था। वहां पर तकरीबन 4 घंटे रुकते और वहां पर विजिट के साथ ही अधिकारियों से चर्चा करते, उसके बाद वापस जो है जोधपुर के रास्ते। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते आगे। भीलवाड़ा शहर में तुलसी विवाह को लेकर कोठड़ी से आई चार भुजानाथ की बारात में विवाद हो गया। हजारों लोग धूमधाम से शहर में ठाकुर जी की बिंदोली निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इस भीड़ को तिलक नगर के बाद रोक दिया। प्रशासन का कहना था कार्यक्रम के लिए कम संख्या में लोगों को इजाजत दी गई, लेकिन बारात में उससे ज्यादा भीड़ थी। हालांकि पुलिस ने इजाजत के अनुसार ही लोगों को आगे जाने को कहा, जिसे लेकर हंगामा हुआ और लोग जबरन रास्ते पर जाने लगे। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बुलवाना पड़ा। तो ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। तुलसी विवाह को लेकर चार भुजानाथ की बारात निकाली जा रही थी। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी, परमिशन दी गई थी, लेकिन जितनी संख्या में लोगों को इसमें शामिल होने की इजाज़त दी गई थी उससे ज़्यादा लोगों को लेकर ये बारात निकाली जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोका और ये कहा कि जितनी इजाज़त है उतने ही लोग आगे जाएं, उसकी इजाज़त हम अब भी दे रहे हैं। लेकिन लोग अड़ गए, वो जबरन रास्ते पर जाने लगे। तो स्थिति को बिगड़ता देख और लोगों के इस अड़ियल रवैये को देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां भांजनी पड़ी, जिसके बाद भीड़ वहां से छटी। लेकिन चूंकि मामला सेंसिटिव है और हवाओं में, आबो हवा में भीलवाड़ा के तनाव हल्का सा महसूस हो रहा है इस मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर। ऐसे में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता वहां पर बुलवाना पड़ा और अभी भी घटनाक्रमों पर निगाहबानी की जा रही है। तो चार भुजानाथ जी की बारात के दौरान जो बवाल हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। वैसे तो ये बारात को जो रूट तय करना था ये उसी रूट पर थी, लेकिन परमिशन जितने लोगों की थी उससे कहीं ज़्यादा लोग इस बारात में शामिल थे और उसी के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या जानकारी है? जी, दरअसल आज कोटड़ी श्याम जो हैं उनका काफी फेमस प्रसिद्ध मंदिर है और क्षेत्र में काफी उनको माना जाता है, पूजा जाता है। आज कोटड़ी श्याम से भगवान कोटड़ी श्याम की ही बारात जो है वो निकाली जा रही थी और इसको लेकर के भीलवाड़ा में ये आयोजन इसका किया जा रहा था। इस दरमियान जो प्रशासन है, प्रशासन से अनुमति दी थी महज 50 लोगों की, लेकिन हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ गई और इस भीड़ के उमड़ने के बाद में कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को हल्का सा लाठीचार्ज भी करना पड़ा, थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है वो हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता है वो तैनात किया गया था और पुलिस लाइन से भी जाब्ता मंगवाया गया था और फिलहाल जो है पूरे हालात वो है काबू में है, स्थिति नियंत्रण में है और आसपास का जो माहौल है वहां पर भी काफी इस समय शांति है। जी, अभी भी क्या निगाहबानी की जा रही है? किसी तरह की तनाव की स्थिति तो नहीं है? जी, फिलहाल इस तरह का कोई तनाव नहीं है, लेकिन एक बार की देखने को जब माहौल तनावपूर्ण हो गया था तो पुलिस ने पूरी कानून व्यवस्था संभालने के लिए थोड़ा सा बल प्रयोग किया था और उसके बाद में एडीएम सिटी लगातार लोगों से अपील करते रहे, समझाइश करते रहे और उसके बाद में जो है पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया और अब जाकर कमेंट्री के दौरान मनीष बोल रहा था कि ये एक अड़ियल रवैया था जो वहां पर लोगों द्वारा अपनाया गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी आयोजन करता थे क्या उन पर किसी तरह का कार्रवाई का मूड प्रशासन बना रहा है? जी, निश्चित तौर पर प्रशासन की ओर से जो आयोजन करता थे और जिस तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ ना हो यहाँ पर और उस भीड़ का नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो पुलिस जो है फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए में लगी हुई है और साथ ही साथ में जो लोग हैं उनको चिन्हित भी किया जाएगा और उसके आगे ही पुलिस जो है वो अपनी कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी उसको अंजाम देगी निश्चित तौर पर। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 12 में आबकारी विभाग ने 1 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की। अस्पताल रोड पर शराब बिक्री की अवैध रूप से बिक्री की जा रही थी। जिस दुकान से शराब बेची जा रही थी उसकी मार्च में ही समयावधि पूरी हो चुकी थी। बावजूद इसके दुकान के पिछले गेट से चोरी छिपे शराब बिक रही थी। 12 जिले में इस बार 169 में से 100 से भी ज्यादा शराब ठेकों का अभी तक खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके शराब ठेकों से शराब कारोबारी अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं।
खुद किसी दुकान में अवैध शराब पड़ी हुई है, तो मैंने प्रधानाधिकारी हैं उनको सीए साहब को भेजा और उन्होंने उसको चेक किया तो वह अवैध शराब मिली है। तो वो कार्रवाई एक्चुअली क्या हमारी काफ़ी दुकानें बढ़त हैं, तो ऐसे में विशेष अभियान चल रहा है 30 तारीख से, और इस बीच में हमने काफ़ी कार्रवाई की, 8 SR केस भी बनाए, टोटल 35 केसेस बनाए, तो उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है। अलवर में टूटी सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। लंबे समय से बदहाल सड़कों की मरम्मती का काम शुरू हो चुका है। निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए स्थानीय विधायक ने कहा, अब शहर के लोगों को खराब सड़कों से निजात मिलेगी। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में शहर के मुख्य बाजार के साथ ही सभी मुख्य सड़कों का निर्माण शुरू किया जाएगा। वीर चौक से लेकर के आयुर्वेद जो पुराना अस्पताल था हमारा, उसके मुख्य द्वार तक, और जो परशुराम सर्किल है वहाँ से लेकर अखियापुरा होते हुए रामायणी हनुमान जी को क्रॉस करते हुए प्रतापवन तक, इन सड़कों का आज विधिवत ये सैंक्शन हो चुकी थी और लगभग 5 महीने पहले स्वीकृत हो चुकी थी, फाइनेंशियल स्वीकृति आ चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक ये शुरू नहीं हो पाई थी और आज उसका विधिवत हमने शुरुआत करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि उच्च गुणवत्ता की ये अच्छी क्वालिटी की सड़क बनेगी। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। टोंक के संथली मोड़ पर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। 2 अन्य घायलों का इलाज जारी है। बता दें, शनिवार को जिले के दूनी थाना क्षेत्र में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ था, जिसमें बाइक सवार खड़े हुए कंटेनर से टकरा गए थे, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब इलाज के दौरान एक और घायल की मौत हो गई। पैंथर के दहशत की खबर। दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर पर बीती रात एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट दिखा। पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। एक पैंथर पानी की तलाश में नीलकंठ महादेव मंदिर पर बने टैंक के पास आया और पानी पीने लगा। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पर बीते करीब 1 वर्ष में दर्जनों बार पैंथर दिखाए, जिससे श्रद्धालु और आसपास के लोग भयभीत हैं। बीती रात जब पैंथर दिखा तो पुजारी ने श्रद्धालुओं को बुलाया और पैंथर को मंदिर से दूर भगाया। आए दिन मंदिर के आसपास पैंथर आने से श्रद्धालु डरे हुए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के लिए घोषित लिखित परीक्षा परिणाम के बाद आयोजित हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा का नतीजा जारी किया। आयोग ने इसके साथ ही 3298 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया। इनमें से 352 अभ्यर्थी टीएसपी एरिया के हैं, जबकि 2939 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी एरिया के। आयोग ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर साक्षात्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 25 अप्रैल तक अपने मूल दस्तावेज आवेदन के साथ आयोग कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा है। वहीं आवेदनों की पात्रता जांच के बाद सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। आरपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक पद के 9,780 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है। आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 मई तक रहेगी। बता दें, आयोग के इस भर्ती विज्ञापन में नियम शर्तों का भी जिक्र है। आवेदन प्रक्रिया के बाद आयोग परीक्षा के आयोजन की तैयारी में जुट जाएगा। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला झुंझुनू दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह, एसडीएम कांग्रेस नेता विद्याधर जियानी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। जिले के विकास को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। कहा, सरकार ने फैसला किया है कि झुंझुनू समेत प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण सरकारी कंपनी आरएसआरडीसी के द्वारा करवाया जाएगा। में वो जो फाइनेंशियल बिड थी उसमें राज्य सरकार और उनके बीच में कुछ मतभेद थे, तो राज्य सरकार ने उस कंपनी को हटा के आरएसआरडीसी जो राजस्थान सरकार की
कंपनी है उसको ये काम 7 मेडिकल कॉलेजों का उनको दे दिया है और उनको ये ताकीद करी है कि इसी महीने में टेंडर डॉक्यूमेंट को पूरी करके इसके काम को शीघ्रता से आगे बढ़ाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।